नमस्कार। नमस्ते जी। आप सर पिछले कुछ समय से न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी लाइव रहे, काफ़ी जीवंत भाषण आपने दिए। विशेषकर संस्कृत के जो छात्र हैं उनके हितों के लिए आप अग्रसर रहे। तो ये सारा माजरा था क्या मिस्टर ओम जी, आप बताइए हमें, क्योंकि आप एक ऐसे पुरुष हैं जिसने कुल्लू जिला में संस्कृत की शिक्षा को पोषित करने में, पल्लवित करने में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है और कई साल अपने जीवन के इस वैली में संस्कृत के प्रसार में दिए। तो आप जैसे योगी को क्यों इसमें आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्या मुद्दा है आपका, प्लीज बताइए। आपका शुभ नाम? सुमित। सुमित जी, धन्यवाद, आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो आपने बहुत गंभीर प्रश्न भी पूछा, उसका भी पुनः आभारी हूँ, क्योंकि ये द कोर ऑफ द हार्ट का क्वेश्चन है जो हमारे सभी भविष्य से जुड़ा हुआ है। भारत के केवल बच्चों के नहीं, पूरे भारत के भविष्य, समाज से जुड़ा हुआ है। इतना गंभीर प्रश्न है, कभी हम, आज तो हमारे पास उतना समय नहीं है, मैं संक्षेप में आपको इसका उत्तर देता हूँ। हमने जो आंदोलन किया, पहले उसकी पृष्ठभूमि में बता दूं आपको कि उसकी रूपरेखा, पृष्ठभूमि ये थी कि कुछ हमारे ही मित्र बांधवों ने संक्षिप्त से स्वार्थवश कि मुझे टीजीटी पद ना मिल जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, 2 रुपए जरा ज़्यादा बढ़ जाए, है ना। इस एक लौकिक, जो एक कहते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट। मास्टर वर्ग का तो चलो, वो मैं किसी वर्ग को नहीं कहूंगा, वो मास्टर वर्ग, किसी में भी हो सकती है वृत्ति, वो व्यापारी में भी हो सकती है, मास्टर में भी हो सकती है, प्रोफेसर में भी हो सकती है। तो वो बेचारे उन वृत्तियों के कारण, प्लस उन्होंने कुछ अपने जो राजनीतिक उनके संपर्क थे, शक्ति थी, उनका सदुपयोग किया। मैं तो यही कहूँगा, व्यंग्यात्मक में पूरा सदुपयोग किया उन्होंने अपने क्या कहते हैं, राजनीतिक सत्ता का। परिणाम, जब ये उन्होंने मांग रखी टीजीटी की, हमें कोई उनसे विरोध नहीं है, हम तो चाहते हैं भगवान आपको खूब संपत्ति दे, हैं, खूब आप टीजीटी बनो, प्रोफेसर रैंक में, यूनिवर्सिटी में जाइए, है ना, आपके लिए मार्ग खुले। लेकिन जिस आधार से आपको टीजीटी का दर्जा मिला, शास्त्री का बेस, वो तो नहीं ना टूटना चाहिए। कौन ऐसा चाहेगा कि मैं ऊपर की बिल्डिंग में जाऊं और नीचे जड़ हिला दूं, है ना। तो ये एक तार्किक भी असभ्यता है, और शास्त्र के मुताबिक तो ये, इसको कृतज्ञता दोष माना जाता है। और पाप सबसे बड़ा महाभारत में व्यास ऋषि ने कहा है, जो आदमी कृतज्ञ हो जाता है, जिसका मैं आपका सहारा लेकर मैं इस छत पर चढ़ता हूँ, फिर मैं चाहूँ कि आप गिर जाओ, आप रहो ही ना, तो ये इतना पाप मुझे चढ़ेगा कि मैं सुमित जी को कंधे पर चढ़ के तो मैं इस छत पर पहुंचाऊं। सर थोड़ा सा और क्लियर करो, किया क्या उन्होंने? हाँ, अब मैं उस पर आता हूँ, विषय पर मैंने थोड़ा व्यंग्यात्मक ढंग से बोला। उन्होंने ये किया था कि टीजीटी पद नाम लेने के लिए गवर्नमेंट से जोर लगाया, और गवर्नमेंट भी सच्ची थी, गवर्नमेंट को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई कुछ नहीं पढ़नी है, उसने तो ये देखना है कि ये मेरी वर्ग का है, मेरी पार्टी का है, ये उसका है। वो आपको पता है कि सरकार किस अपनी मजबूरी है, हाँ मजबूरी है, विवशता होती है, वो वोट बैंक की जो राजनीति होती है उसके शिकार बेचारे निर्दोष शास्त्री हो गए, है ना। उन्होंने क्या किया कि वो टीजीटी पदनाम ले लिया। अच्छा, उसमें भी कई अड़चने आई। परिणाम क्या हुआ कि टीजीटी पदनाम लेने से बीए वाले, संस्कृत वाले, और उनका मार्ग थोड़ा सरल हो गया। उनको भी एक आशा की किरण दिखाई दी कि ठीक है, मैंने बीए किया है तो मैं भी इसके लिए पात्र बन जाऊंगा शास्त्री पोस्ट के लिए। ये थी बेसिक समस्या। हाँ, अरे भाई, आपको पात्र बनने से किसी ने रोका? आप भी बीए वाले बच्चे खुद जानते हैं, टीचर भी जानते हैं कि वो एक ऐच्छिक विषय है और वो एक ऑनर्स है। तो एक ऐच्छिक ऑनर्स में कौन व्यक्ति होगा जो भेद नहीं कर पाएगा? ये तो स्पष्ट है, अनपढ़ भी समझता है ना। 10 किलो और 50 किलो का अंतर क्या होता है, कौवे और हंस का अंतर क्या होता है। तो ये हमारा मुद्दा था कि भाई आप ठीक है, सरकार से हमारा ये वो था, निवेदन था कि भाई आप शास्त्री पोस्ट को समाप्त मत करो, ये सब कॉलेज बंद हो जाएंगे लाखों वर्ष से। बिल्कुल, परंपरा जो हमारी, और जो आप सनातन धर्म की बात करते हो, वो उसकी तो जड़ ही संस्कृत है। अब आप राजनीति के भ्रम में आके, सत्ता के भ्रम में आके, पैसे के भ्रम में आके आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये बड़ा घातक परिणाम होंगे इसके।
हाँ, इसलिए हमने ये मुद्दा बड़ा ज्वलंत था और बड़ा गंभीर था, इसलिए हम लोगों ने शास्त्री लोग जो है उनका भविष्य पर भी प्रश्न है और भविष्य से ज़्यादा प्रश्न देश के भविष्य पर भी प्रश्न है कि उससे तो हमें बीएड करें, वो शास्त्री पोस्ट पर लगें, जैसे कई शास्त्री ये लोग जितने लोग इन लोगों ने टीजीटी लिया है ये भी तो शास्त्री से ही तो प्रमोट होके गए हैं आगे, है ना। तब वो कॉलेज में चला जाता है व्यक्ति और थोड़ा आगे वो कर लेता है, एमएड कुछ करता है या आचार्य, वो यूनिवर्सिटी के एलिजिबल हो जाता है। हम कब रोक रहे हैं उनको, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ये संस्कृत महाविद्यालय जो ट्रेडिशनल ब्रांच में आते हैं और इसको जो कोठारी आयोग ने टर्म किया हुआ है, जो हमारा पहला कमीशन बना था शिक्षा का, वो कोठारी आयोग था 1964 में, उसमें इसको ओरिएंटल स्टडी के रूप में टर्म किया गया है संस्कृत को। अच्छा कि इसको द गवर्नमेंट विल स्पेशल प्रमोट दिस लैंग्वेज, ये लिखा गया है उसमें, उसकी रिकमेंडेशन है कोठारी आयोग की, और उसमें यूनिवर्सिटियां और ये सब खुलेंगे। अगर ये नीति लागू होती है, क्यों बच्चा वो इतने मेहनत तो सर जो बच्चे जैसे महाविद्यालय में बीजे भाई जैसे टीचरों के पास जो एडमिशन लेता है संस्कृत, हाँ, ये भी तो संस्कृत का थोड़ा बहुत लोग नहीं ज्ञान कर रहे हैं, ये तो उन बच्चों के लिए क्या भविष्य? हाँ, उन बच्चों का भविष्य ये है कि उनको जैसे हमारी ऑनर्स का होता है, उसका लेवल अलग हो जाता है, रैंक होता है, बीए का अलग हो जाता है, ज्यादातर तो बीए वाले हैं, है ना। अब जैसे कॉलेजों में आपके तो बीए वाले आते हैं। मेरे खुद मैं जब यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था, हमारे प्रोफेसर बीए में करके संस्कृत आए हुए थे, है ना। तो वो उसको कौन रोक रहा है? बीए वाले बच्चे बीएड करने के बाद पीएचडी और क्या उसके लिए जो थे, लेकिन उसके लिए आप शास्त्री जो ऑनर्स की ब्रांच चली आ रही है उसको बंद मत करो ना। हमारा इतना सा मुद्दा है बस। मतलब बीए वाले बच्चे शास्त्री नहीं लग सकते, बाकी सब कुछ लग सकते, बाकी लग सकते हैं। अच्छा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों, वो पहले भी लग रहे थे। एक्चुअली देखो, पुरानी नीति जो हिमाचल में थी या पूरा देश में थी, उसमें यही था कि भाई वो शास्त्री ऑनर्स ब्रांच अपनी स्ट्रीम में चल रही थी, ये बीए वाले अपनी स्ट्रीम में। क्या सर शास्त्री जो बच्चा लगता है बनता है उसको आगे बीएड करना कंपल्सरी या नहीं होता? उसको वर्तमान क्या उसका पहले तो नहीं था ये। अच्छा, पहले हाँ, पहले ये था नीति में कि भाई वो शास्त्री करके अपनी पोस्ट पर जाएगा, है ना। उसके बाद वो अगर बीएड करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल टीजीटी है ना, टीजीटी वाला अगर वो कर लेता है आपका एमए करता एमए नहीं क्या ऑनर्स, जैसे प्रभाकर है मान लो, है ना, वो प्रभाकर कर लेता है अगर वो टीजीटी वाला, तो वो एलटी की पोस्ट पर चला जाता है। अच्छा, ऐसे होता था। और अगर वो एलटी के बाद एमए कर लेता है, वो यूनिवर्सिटी के एलिजिबल हो जाता है टीजीटी वाला। उसको एक रास्ता बना हुआ है पहले से, ठीक है। इधर जो है ये हमें कोई आपत्ति नहीं है बीए संस्कृत से, ठीक है। जो ज्यादा, ये तो आप भी समझते हैं, आप खुद प्रोफेसर हैं, कि भाई जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना रैंक तो मिलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर एक बच्चा संस्कृत मीडियम में लिखकर आ रहा है तो उसको बीए वाला तो हिंदी में लिखकर। नहीं, गुरुजी मेरा प्रश्न है कि क्या बीएड कंपल्सरी है इस वक्त शास्त्री बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, उनको पीएचडी करने के लिए या नहीं? ये कुछ ऐसी बीएड वाली जो है थोपी जा रही है शर्त, ये घातक है। क्योंकि वो बीएड बने, वो शास्त्री बेस से बने, ठीक है, मान लिया जाए जी बीएड से वो आगे बढ़ेगा, तो शास्त्री तो रखो उसको। शास्त्री क्यों खींच रहे हो उसका ऑनर्स की बेचारे ने इतनी मेहनत क्यों करेगा फिर वो, है ना। फिर तो ये ब्रांच ही बंद हो जाएगी ना संस्कृत की, केवल बीए बच्चे करेंगे, है ना। अगर मान लो आपने एलिजिबल बीएड को कंपलसरी मान लिया है, ठीक है, तो वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा? बिल्कुल सर, है ना। और आज गरीब बच्चे पढ़ते हैं, एक तो वो ऑनर्स करके आया, ऊपर से आप उसको बीएड की शर्त थोप रहे हो, तो ये तो उसके सरासर अन्याय हो रहा है। बीएड के तो कॉन्सेप्ट थोड़े से शास्त्री के सिलेबस में इंक्लूड किए जा सकते हैं, शिक्षा पद्धति के बारे में। अरे वो देखिए, हमारा जो प्राक शास्त्री है वो भी इन बीएड वालों से और ये बीए वालों से बहुत एडवांस हो जाता है, क्योंकि वो पूरा लघु कौमुदी पढ़ता है व्याकरण में, ठीक है। और वो देखिए, बाकी रही ट्रेनिंग, बीएड बोलते हैं ट्रेनिंग है जी, ठीक है। ट्रेनिंग मींस प्रशिक्षण, है ना, प्रशिक्षित वो डिग्री डिप्लोमा जैसा है। तो यहाँ संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत कोई भाषा नहीं है, सम्यकृतम इति संस्कृतम, वो भी तो प्रशिक्षित है। रामः में विसर्गें कहाँ से आई ये शास्त्री बता सकता है, वो बीए वाला नहीं बता पाता है। बिल्कुल, वो प्रशिक्षण नहीं तो और क्या है? यही तो बेसिक हम कह रहे हैं कि भाई वो ऑलरेडी प्रशिक्षित है। और एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस बारे में, वो हमने कोर्ट भी वहाँ हाई कोर्ट में भेजा हुआ है, उसमें ये डिसीजन हुआ है कि दे विल एंजॉय द सिमिलर स्टेटस ऑफ द ट्रेन्ड बीएड टीचर्स एज ट्रेडिशनल, ये लाइन लिखी है उसमें। या सर उनको शास्त्री करने के बाद 5-6 महीने अपने ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का करने के साथ वो भी उनकी बीएड हो सकती है, जो उनको बीएड। हाँ, नहीं देखिए, आप विद्वान हैं, नीतियाँ आवश्यकता के अनुसार बनती है, नीतियाँ पब्लिक के और योग्यता के अनुसार बनती है, वो होता है न्याय। आप हमसे हमारे साथ न्याय करो ना,
अच्छा, बात आई टीजीटी और ये सब बीएड की। जो कोठारी आयोग ने रिकमेंड किया था और जो एनसीईटी हमारी दिल्ली में जो केंद्रीय वो है टीचर्स की संस्था है, काउंसिल जो है, उसने ही इसका कोई अभी वो नहीं रखा हुआ है क्राइटेरिया। पहला पॉइंट अभी वो वही मैंने कोट किया था, आपने मेरा कुल्लू वाला भाषण सुना होगा, सबसे पहले मैंने वही लाइन कोट की थी, क्योंकि वो लेटर दिल्ली भी गई हुई है, राज्यपाल को भी हमने भेजी है। उसमें पहला पॉइंट ये है कि एनसीईटी ने अभी तक भी इस विषय में कोई वो अपना बनाया नहीं है रूपरेखा, इसलिए ये इनको मौका मिल रहा है। और उसने ये रिकमेंड किया है कि जैसे चली आ रहे हैं ट्रेडिशनल हमारे, उसको चलने दो। सर एक प्रश्न, हमारे महाविद्यालयों में एजुकेशन विषय भी शुरू हो गया है कुछ सालों से, ठीक है। बहुत से बच्चे एजुकेशन विषय को लेते हैं, उसमें बीएड वाले की शिक्षा लेते हैं, पढ़ते हैं। अब उन बच्चों को अगर ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल लगाने के बाद, इतनी पुस्तकें पढ़ने के बाद फिर से बीएड करने पड़े, हाँ, तो ये भी तो बहुत बड़ी वो नहीं होगी विडंबना? ये बहुत बड़ी विडंबना क्या, ये तो मैं कहता हूँ इस देश के लिए घातक है। क्यों कि कुछ मैं कहूँगा कि स्वार्थी जनों ने अपना नीतियां बना के केवल धनार्जन की बात सोची है, इनको ज्ञानार्जन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो गरीब बच्चे बेचारे जिसके पास 2 लाख रुपए नहीं होगा, वो तो रह जाएगा, कर ही नहीं सकता है। आप उसे अन्याय कर रहे हो, 3 साल उसने वहां बर्बाद किए हैं, उसका भी सोचो ना। तुम कहते हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, कहाँ होंगे सभी सुखी, है ना। उसके लिए उस वैसी नीति बनाओ, जो पैसे वाले हैं उसके लिए वैसी बनाओ ना, उनके लिए वैसे वैसे स्ट्रीम बना के रखो आप, जैसे पहले चला आ रहा था। ये बीएड की धंधा जो है, पहले कहाँ था बीएड, हम आपसे प्रश्न कर सकते हैं, बीएड कब से लागू हुआ, देखो हिस्ट्री, अभी नेट में पता लग जाएगा। मुझे लगता है कि आज बीएड कहीं ना कहीं समाज में जो धनाढ़ी वर्ग में नहीं है बच्चे, उनके टीचर बनने के सपने के मार्ग में, अरे वो तो कुठाराघात करते हैं उनका। देखिए ना, आप देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, हाँ जी बीए बन जाएगा टीचर, एमए है बन जाएगा टीचर, यही था ना। एमए बीए हम लोग जब पढ़ते थे, है ना, शास्त्री है ऑनर्स है, चलो बन जाएगा टीचर। ये बीएड कहाँ से आया? या फिर हम अरे तो मैकाले पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। देखिए इसका बेस मैं थोड़ा सा जो मैं समझ सका हूँ, ये बीएड पद्धति भारतीय तो है नहीं, ये तो सभी आप गुणीजन जानते हैं। ये विदेशी, क्यों? उन लोगों का शिक्षा एक न्यू रेवोल्यूशन था फ्रांस की क्रांति के बाद। भारत तो अनादि से शिक्षा का गुरु रहा है, हमें नहीं मालूम। एक हितोपदेश जो हमारा बच्चा पढ़ता है, ये इनके 100 बीएड वालों का मुकाबला नहीं कर सकता नीति में, इतने हितोपदेश में ज्ञान है ना। तो उसके लिए बीएड की क्या आवश्यकता है? वो श्लोक चूहे बिल्ली की कहानियों से ही उसको इतना वास्ट हो जाता है उसका ब्रेन, कि वो जीवन में हर जगह फिट होगा। सर चलो, ट्रेंड है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है। बीएड इंस्टीट्यूशन कई सालों से हमारे यहाँ बिल्कुल है, उनमें भी ज्ञान वितरित होता होगा, साइकोलॉजी से, चलो शिक्षण से लेकर के कई लोगों का रोजगार भी होगा, हमें उससे कोई वो नहीं वो चलो मान लिया। शास्त्री के केस में और जो ये एजुकेशन के जो छात्र हैं, हाँ, इनके केस में तो कुछ बीएड में रिलैक्सेशन की व्यवस्था। देखो ना, हम तो यही तो हम सरकार से बोल रहे हैं कि भाई केवल पैसे को दृष्टि में मत रखो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बिल्कुल तो तुम्हारी नीति रही है। बड़े बड़े संत, तुम भगवान बुद्ध का नाम लेते हो, किसी ऋषि का नाम लेते हो, उन्होंने क्या किया? सब जनों की सोची ना। तो क्या सरकार नहीं सोच सकती है सब जनों की? कुछ एक निश्चित वर्ग की क्यों सोचे वो कि भाई आप, मैं मिलनरीज हूँ, मेरी क्यों सोचे वो पैसे के बल पर? तो ये तो सरासर अन्याय होगा। सर एक सुझाव, मतलब चर्चा है आपसे, सरकार ये भी तो कर सकती है कि कुछ निश्चित पोस्ट टेस्ट निकाले बच्चों का, और उनको कुछ स्कूल असाइन कर देगी, इन स्कूलों में आप 2-1 साल टीच करो, 1 साल टीच करो, देखो जी निःशुल्क टीच करो, अगर आप सेवा करते हो उसके बेस पर आपको बीएड की डिग्री दी जाएगी। उसमें विशेषकर समाज से कमजोर वर्ग के जो बच्चे आर्थिक, उन बच्चों को नहीं, स्वप्न किसके नहीं होते हैं? स्वप्न हर व्यक्ति के होते हैं संसार में। कहता हूँ पशु पक्षियों के भी स्वप्न होते हैं। तो आप किसी के स्वप्नों को हेल्प करते हो तो देन यू आर ए गवर्नमेंट। आप किसी को डिमोलिश करते हो या बाईपास करते हो, दैट यू आर नॉट ए रियल गवर्नमेंट, है ना। क्या नहीं हो सकता है ना सर? कहते हैं ना कि वो जहाँ चाह वहाँ राह, चाह तो करो, है ना, क्यों नहीं बनेगी राह? कई जैसे आप जैसे ने सुझाव दिया है, और भी विद्वान है ना, और भी लोगों के सुझाव लो, कम से कम जो एक अन्याय दिख रहा है। अच्छा, आज हमारी शिक्षा नीति बोलती है गुणात्मक शिक्षा से, पाणिनि से बड़ा गुणात्मक है कहीं संसार में? सर एक प्रश्न और मेरे मन में आपसे है, आप जब चर्चा कर रहे ठाकुर साहब से भी, तो मेरे मन में आया, क्या संस्कृत सिर्फ एक भाषा है या एक ज्ञान की अनोखी परंपरा? इसमें विज्ञान, संस्कृति, साहित्य
कला हर एक धारा बहती है। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। मैं अपने बच्चों को जब से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को 28 वर्ष हो गए पढ़ाते पढ़ाते, पहला पाठ मेरा यही होता है, पहला पाठ कि देखो भाइयों, संस्कृत भाषा नहीं। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, प्राक शास्त्री बच्चे का या फाइनल वाले। क्यों बताओ? अब इसका उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। छोटा सा पंकज शब्द है। पंकज, अच्छा। पंकज मैंने क्या होता है? गुलाब तो नहीं, हाँ, गुलाबी फूल, कमल। अच्छा बोला आपने। पंकज मैंने कमल, ठीक है। लेकिन पंकज शब्द का ये तो अर्थ ही नहीं। अच्छा जी, ये आपको मैं थोड़ा सा भाषा विज्ञान के एंगल से समझा रहा हूँ। हमारे बड़े बड़े जो भी भाषा के शास्त्री टीचर जो भी आज तक निकलते रहे, या अनजान आदमी को भी आप पंकज कहोगे, वो उसका अर्थ कमल ले लेगा, फूल, जबकि वो होता नहीं है। बेसिकली वो है ही नहीं उसका अर्थ। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये शब्द की फॉर्मेशन है पंख प्लस ज, उगने वाला। नो नो, सुनिए, पंख मैंने होता है कीचड़, जो मैंने कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में मक्खी, मच्छर, दुर्गंध, कई मेंढक, ऐसी गाड़े, बहुत चीजें पैदा होती हैं, वो सब पंकज हैं। अच्छा, लेकिन क्या हुआ, हमारे शास्त्रों में एक वो शक्ति चलती है, शब्द की शक्ति रूढ़ हो जाती है। योग रूढ़ शब्द है ये, है ना, उसकी कैटेगरी है ना। जैसे व्युत्पत्ति की जाती है, जैसे आपका नाम है सुमित, है ना, तो आपके नाम तो चलो, नाम तो चल रहा है, सुमित है ना। लेकिन जब आपकी व्युत्पत्ति की जाएगी उस शब्द की, तो सुष्ठु मीनाति इति सुमितः, ये संस्कृत में हो जाएगा। अच्छी तरह से जो नाप जोक करने वाला व्यक्ति होगा, दैट इज सुमित, है ना। सुष्ठु मिता है इति सुमिता, है ना, उसकी कई एटोमोलॉजी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक सिद्धांत चलता है, निर्वचनानि यो वेद स वेद तत्वम, तत्व ज्ञान उसको होता है जो निर्वचन जानता है। सिमिलरली संस्कृत शब्द में भी भ्रम है विद्वानों में, बोलते हैं संस्कृत भाषा, संस्कृत, अरे भाषा है कहाँ वो? हमें कोई, मुझे कोई समझा दे आके। संस्कृत शब्द का तो अर्थ है ही नहीं भाषा। और भाषा भी किसी कल्चर का प्रतीक है, किसी कॉन्टेक्स्ट में पैदा हुई भाषा, उसका कोई महत्व है, जीवित है, होता नहीं। वही मैं आ रहा हूँ उस विषय पर, आपके बिंदु पर। सम्यक कृतम इति संस्कृतम, ये अर्थात जो काम अब हम आप और मेरे से बात कर रहे हैं, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपके उत्तर दे रहा हूँ, इट इज संस्कृतम। ओहो, अच्छा, इट इज संस्कृतम। क्यों? प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता, है ना। ये ठाकुर साहब प्रश्न करता, मैं उत्तरदाता, है ना ये। और अच्छा, अब हम यहाँ बैठे हैं, हम संस्कृत एक शालीनता से बैठे हैं। हम जो शब्द बोल रहे हैं उसमें भी एक व्यवहारिकता है, कोई कटु शब्द नहीं है, और मार्मिकता है उसमें, ताकि आम आदमी भी समझ सके। इट इज ऑल कॉल्ड संस्कृतम। हमारा उठना, बैठना, सोना, जागना, आप ग्रंथ उठा लीजिए कोई भी संस्कृत का, मुझे कोई भी ग्रंथ उठा लो, व्याकरण का उठाओ, दर्शन का उठाओ, ज्योतिष का उठाओ, किसी का भी उठाओ, संगीत का उठाओ, है ना, वहाँ क्या मिलता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये पहले पहले शब्द आते हैं। मीन्स कि भाई अब हम जो है धर्म के बारे में विचार करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, हम जो है अब व्याकरण के बारे में विचार शुरू कर रहे हैं, शब्दानुसार, नाटक के बारे में, अब हम नाटक के बारे में, अब हम संगीत के बारे में कर रहे हैं। ये तो पहले पहले सूत्र हैं, कहाँ आ गई वहाँ भाषा? वाह, है ना। अब क्या हुआ कि जैसे फूल में वो पंकज शब्द रूढ़ हो गया, क्योंकि एक उसमें वो एक ऐसी, उस कीचड़ में एक ऐसी वस्तु निकली कि जो वाकई जो है, जो प्रशंसनीय है। बिल्कुल, हाँ, उस अर्थ में संस्कृत शब्द भाषा में रूढ़ हो गया। हाँ, कि भाई ये जितने भी संसार के लोग हैं, दैवी वाग्मति किरणा अशक्तैरविधात्र भी यतो बुद्धिर व्यपर्यया, ये बहुत सुंदर कोट है ये उसका, भर्तृहरि का। कहता है ये दैवी वाक थी, देवताओं की वाणी थी, लेकिन अशक्ति अभिधात्री भी, लोग बोल नहीं पाते हैं। छोटा बच्चा है ना, र को ल बोलता है, लोटी दे दो, रो नहीं बोल सकता, वो रोटी नहीं बोल सकता है। क्यों? अशक्त है, उसका अभी जीवन में वो शक्ति नहीं आई। जब जवान होगा तब वो रोटी बोलेगा, ल को र बोलेगा। डर और अभेदा व्याकरण में चलता है, यहाँ शास्त्री जी बैठे हैं, इनको मालूम है कि कैसे वर्णों का अभेद होता है ना, गाते हुए भी। तो वो जो प्रस्फुटित हुई थी जो वाणी, तो वो वाणी जो थी उसको देखो, संस्कृत शब्द कहीं नहीं है वेद में, दिखा दे मेरे को कोई विद्वान ले आके, पूरे वेदों में चारों में कहीं संस्कृत शब्द नहीं है। संस्कृति भी नहीं है। नहीं, संस्कृत तो है, विश्ववारा संस्कृति साहब, वो यजुर्वेद में आता है एक जगह, लेकिन संस्कृत शब्द कहीं नहीं है वेद में। अच्छा, हाँ, वहाँ है वाक,
चत्वारि वाग परिमिता पदानि तानि विदुर ब्रह्मणा ये मनीषिणा गुहा गुहां त्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुरियं वाचो मनुष्या वदन्ति। ये है वेद मंत्र। अर्थात श्रीमान, अर्थात के वाणी जो है 4 फेजेस में रहती है इस यूनिवर्स में, और वो की 4 फेजेस क्या हैं? परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। कहते हैं ये जो 3 फेज हैं उसके परा, पश्यंती, मध्यमा, ये तीनों अनसीन हैं और उसमें स्पेस में हैं। बाकी चौथा जो है वो मुंह से आदमियों के या प्राणियों के आदमी से ध्वनि रूप में, शब्द रूप में निकलता है, मैनिफेस्ट होता है। दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल, दैट्स व्हाई इट इज संस्कृत। अनादि निधना वाक् उत्सिष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी नित्या यथा सर्वा प्रवृत्तया। ये दूसरा प्रमाण है इसका। तो इसका अर्थ मैं बता देता हूँ, ये बड़ा गंभीर मंत्र है। कहता है ये जो जब सृष्टि क्रिएशन शुरू होती है ना, अनादि निधना वाक्, वाक् शब्द है वहां, संस्कृत शब्द नहीं है। मतलब वो वाणी एग्जिबिट हुई, एकदम मैनिफेस्ट हुई। हाँ, जैसे जैसे ओम, ये मैनिफेस्ट हुआ ये शब्द है ना। ओम, फिर भू, भूमिमसृजत, भुवः अंतरिक्षमसृजत, स्वः द्युलोकमसृजत। ये प्रमाण है ब्राह्मण ग्रंथों के। सर आपका तो ज्ञान का स्रोत मुझे लगता है खत्म नहीं होगा, हमारा समय खत्म हो हाँ, ये जाएगा। क्योंकि विषय बहुत गंभीर है हाँ। और आप जिज्ञासु हैं, इसलिए हमको जरा अंत में सर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है और इसका उत्तर हम संक्षेप में चाहेंगे, हालांकि आपके पास गागर में सागर है। ये आप इस श्वेत बालों के साथ भी आपके अंदर ये युवा कैसे जिंदा है, अभी जानना चाहिए। कैसे आप युवा हैं? देखिए, शक्ति जो है वो मन में होती है, वो शरीर में नहीं रहती है। हाँ, इसलिए हम तो हमारे तो ऋषि मुनियों का जो ट्रैक है वो हम उस पर चल रहे हैं। और जो वाणी, जो जैसे ठाकुर साहब भी बोल रहे थे कि मंत्र, ये जो हमारी जो जीवन पद्धति है भारतीय, ये आपको भी युवा रखेगी 100 साल तक। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको फॉलो करें आप। धन्यवाद।